नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल। आप सबका स्वागत है स्टॉक बॉक्स के बिजनेस स्टैंडर्ड एनालिसिस वीडियो में। यहाँ पर हम बिजनेस स्टैंडर्ड और फाइनेंशियल एक्सप्रेस दो इम्पोर्टेंट बिजनेस न्यूज़पेपर्स के सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ को कवर करते हैं और सिंपल एक्सप्लेनेशन में उसे समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको ऐसी वीडियोस पसंद है जहाँ पे हम लोग बिजनेस, फाइनेंस, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड चीज़ें आपको बहुत ही सिंपल भाषा में समझाएँ और बिल्कुल रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ हम समझाएँ। शुरुआत करूँगा मैं एक ओवरव्यू से। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सबसे पहले तो टैरिफ इम्पैक्ट। रिलायंस जियो ने जैसे ही अपने यूज़र्स के लिए चार्जेस बढ़ाए हैं, तब से ये अपने यूज़र्स को लूज़ करने लगे हैं। सो ये देखना होगा कि कितने यूज़र्स ये लूज़ कर रहे हैं। केन्या नेक्सस एयरपोर्ट एनर्जी डील्स विथ अडानी ग्रुप। आई थिंक ये टाइटल यहाँ मिसिंग है, यहाँ अडानी ग्रुप होना चाहिए। एंड इसके बाद है मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी अ जॉइंट एफर्ट। मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी चाहिए अगर, तो ये एक जॉइंट एफर्ट होना चाहिए। ये कहना है शक्तिकांता दास जी का, जो हमारे आरबीआई गवर्नर हैं। कुछ इन ब्रीफ इंटरनेशनल आर्टिकल भी डिस्कस करेंगे, जैसे आईसीसी ने नेतन्याहू और हमास लीडर के अगेंस्ट अरेस्ट वारंट जारी कर दिया है, और इस तरीके से और भी कुछ इंटरेस्टिंग न्यूज़ हैं चाइना और यूएस से रिलेटेड, यूरोप से रिलेटेड। यस, बस यहाँ पे बात हो रही है बैटरी एज़ अ सर्विस की। हमने सास के बारे में सुना है, राइट? सॉफ्टवेयर एज़ अ सर्विस। तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं बैटरी एज़ अ सर्विस की। एंड इंडिया में एक कार कंपनी है जो इस तरीके से कार्स बेच रही है, जहाँ पे बीएएस, ये बैटरी एज़ अ सर्विस मॉडल काम कर रहा है। COP29 इन क्राइसिस, ऑल कंट्रीज रिजेक्ट क्लाइमेट फाइनेंस ड्राफ्ट। इस बार का सीओपी जो 29 है ना, ये तो बिल्कुल अट्टर फेलियर लग रहा है। तो इस बार जानेंगे कि होता क्या है, सबसे पहले कहाँ पर हो रहा है और क्या क्यों ये फेलियर है इस बार सीओपी 29। फिर डिस्कस करेंगे एडिटोरियल आर्टिकल कह रहा है ट्रम्प इफेक्ट ऑन चाइना क्या हो सकता है। कुछ पॉसिबिलिटीज इन्होंने निकाली है, इंटरेस्टिंग पॉसिबिलिटीज है। अगर आप चाहें तो ये वाला आर्टिकल भी देख सकते हैं। ओला इलेक्ट्रिक टू ले ऑफ 500 एम्प्लॉइज। तो क्या रीजन है कि ओला को 500 एम्प्लॉइज ले ऑफ करने पड़ रहे हैं, विल हैव टू नो। एंड रुपी फॉल्स 8 पैसा टू हिट 84.5 वर्सेस डॉलर फॉर द फर्स्ट टाइम। रुपया अब नया लो बना चुका है। यस, सो क्या रीजन है जिसकी वजह से रुपया लगातार नीचे जा रहा है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे आगे वीडियो में। तो शुरुआत कर ली जाए सबसे पहले आर्टिकल से, और हमारे पास जो सबसे पहला आर्टिकल था वो था रिलायंस जियो के बारे में। जियो ने डिसरप्शन किया टेलीकॉम इंडस्ट्री में। जियो जियो के आने के बाद हमें लगता है कम से कम 6 से 7 दूसरी कंपनीज़ जो हैं वो बंद हो गई। उन्होंने अपना बिज़नेस ही बंद कर दिया, वो बिक गई। तो यहाँ पे जियो के पास बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी थी। वो फ्री में दे रहे थे सर्विसेज़। फिर उन्होंने 4 रेट्स बढ़ाए। अब जब इस बार रेट्स बढ़े हैं, ठीक है? तो जियो को काफ़ी मेजर सब्सक्राइबर लॉस हो रहा है, मैं कहूँगा। सब्सक्राइबर लॉस मतलब लोग सिम या तो पोर्ट कर ले रहे हैं या तो बंद कर दे रहे हैं जियो का। और ये लगातार तीसरे महीने ऐसा हुआ है कि जियो ने सब्सक्राइबर्स लूज़ किए हैं, गेन नहीं कर पा रहा है ये। यहाँ पे 7.96 मिलियन मतलब करीब-करीब 80 लाख यूज़र्स ने टेलीकॉम ऑपरेटर को लीव कर दिया है सितंबर में। इवन जो स्टेट ओन्ड बीएसएनएल है, आप ये देखिए बीएसएनएल को फ़ायदा हो रहा है इससे। डाटा का जो डेटा है ट्राई से जो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, थर्सडे को दिखा रहा है कि मार्केट लीडर जियो सब्सक्राइबर्स लूज़ कर रहा है लगातार जुलाई से, जहाँ पे जो 3 प्राइवेट और टेलीकॉम ऑपरेटर हैं, जियो, भारती एयरटेल एंड वोडाफोन। यहाँ पे तीनों ब्रॉड बेस्ड हाइक लेकर आए अपने टैरिफ से, मतलब इन्होंने अपने प्राइस बढ़ाए अपने प्लान्स के। अच्छे खासे प्राइस इंक्रीज़ हुए हैं प्लान्स के, आप देख रहे होंगे। तो जो लेटेस्ट ड्रॉप था ये काफ़ी बड़ा था जियो का, करीब-करीब 40 लाख से भी ज़्यादा लोग, ठीक है? एंड 0.76 मिलियन यूजर्स फॉर लॉसेस फॉर जियो सफर्ड इन द प्रीसीडिंग 2 मंथ्स। तो 1 महीने 40 लाख और 1 महीने करीब-करीब 0 मतलब 7.5 लाख आपका ये। इतने क्युमुलेटिवली आप देखिए टेलिकॉन ने करीब-करीब 12.74 मिलियन यूज़र्स, मतलब कितने होंगे ये, मैं कह सकता हूँ 1 करोड़ 20 लाख यूज़र्स पिछले 3 महीने में अपने बेस का 2.6% टोटल सब्सक्राइबर बेस का लूज़ कर दिया है, ठीक है? तो ये तो बहुत ही बड़ी बात है, मतलब 1 करोड़ से ऊपर सब्सक्राइबर्स को लूज़ कर देना प्राइस हाइक के बाद। जो दूसरा सबसे बड़ा टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है हमारी एयरटेल, इन्होंने 1.43 मिलियन यूज़र्स लूज़ किए सितंबर में। और ये लोअर था एज़ कम्पेयर टू जुलाई में इन्होंने 2.4 मिलियन लूज़ किए थे एंड 1.69 मिलियन लूज़ किए थे जून में। तो आप देखिए जैसे ही प्राइस बढ़ता है, हमारी टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज़ सब्सक्राइबर्स लूज़ करने लगती है। और सिंपली अब वीआई की अगर बात करें, वोडाफोन आइडिया की, तो इन्होंने करीब-करीब 15 लाख लूज़ किए हैं सितंबर में और 1.87 मिलियन किए थे अगस्त में, 1.41 मिलियन किए थे जुलाई में।
तो जितने भी प्राइवेट कंपनीज़ है ना इंडिया में टेलीकम्युनिकेशन की, सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर तो वोडाफोन आइडिया ने लूज़ किया है। लगातार 2 साल से सब्सक्राइबर लूज़ कर रहा है, ठीक है? जो स्टेट ओन्ड टेलीकॉम ऑपरेटर है बीएसएनएल, ये कंटीन्यूअसली बेनिफिट कर रहा है इस चर्न से। ये लोग बीएसएनएल का सिम खरीद रहे हैं, जो लोग प्राइवेट कंपनी से दूर जा रहे हैं। और लगातार 2 ईयर्स तक सब्सक्राइबर लूज़ करने के बाद इन्होंने ऐड किए हैं 2.9 मिलियन एंड 2.53 मिलियन यूज़र्स इन जुलाई एंड अगस्त। तो कितना मैं कहूँगा काफ़ी डिफरेंट डेटा है ये। बीएसएनएल जो है वो टैरिफ्स बिल्कुल सेम रख रहा है एंड उनके जो लार्ज नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स हैं वो एंट्री लेवल प्लान्स ही यूज़ करते हैं, जो अब चल जा चुके हैं बीएसएनएल के पास। लेटेस्ट एडिशंस के बाद भी बीएसएनएल के पास करीब-करीब 3.26 मिलियन यूज़र्स कम है एट द एंड ऑफ जुलाई एज़ कंपेयर्ड टू बिगिनिंग ऑफ 2024। इतने सारे लोग छोड़कर गए और प्रॉब्लम ये भी हुई कि बीएसएनएल बहुत ही लेट लेकर आया है 4G सर्विसेज़ और अब तो 5G यूज़ कर रहे हैं बाकी सारे लोग। तो ये कहीं न कहीं प्रॉब्लम है। तो इस इंडस्ट्री को आप देखिए कि कितना मतलब डिफ़िकल्ट है यहाँ पे अगर आप प्राइस इंक्रीज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे हो सकता है कल को ही आपके क्लाइंट्स आना शुरू कर दें। दे डोंट रियली केयर, ठीक है? और या तो फिर ये है कि बाकी ये जो 3 कंपनीज़ है ना या फिर ये 2 कंपनीज़ हैं, इनके सर्विस नेटवर्क और ये स ओवरऑल क्वालिटी में ज़्यादा डिफ़रेंस नहीं है। तो ये दोनों में से किसी में भी नहीं रहना चाहते, अगर प्राइस ज़्यादा देना पड़े, वो तुरंत शिफ्ट कर जाते हैं बीएसएनएल के पास, क्योंकि उनके लिए कॉस्ट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। केनिया नेक्सस एयरपोर्ट एंड एनर्जी डील्स विद अडानी ग्रुप। केनिया के जो प्रेसिडेंट है विलियम रूटो, उन्होंने गुरुवार को कहा कि उन्होंने ऑर्डर किया है कैंसलेशन ऑफ प्रोक्योरमेंट प्रोसेस। प्रोक्योरमेंट एक प्रोसेस था जिसमें बेसिकली परचेज़ करने वाले थे ये, ठीक है? और ये जो उनका मेन एयरपोर्ट है उसका कंट्रोल देने वाले थे अडानी ग्रुप को, केनिया के। लेकिन यहाँ पर जब यूएस में इंडैक्टमेंट की बात आई, तो इन्होंने जो प्रपोज़ डील था, इसे कैंसल कर दिया। तो इस प्रपोज़ डील में करीब-करीब $2 बिलियन का था ये डील एंड अडानी ग्रुप जो था, यहाँ पे सेकंड रनवे ऐड करता जोमो केन्याट्टा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे एंड अपग्रेड करता पैसेंजर टर्मिनल को इन एक्सचेंज फॉर अ 30 ईयर लीज़। रूटो ने ये भी कहा कि वो कैंसल कर रहा था एक सेपरेट 30 ईयर 736 मिलियन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप डील, जहाँ पर अडानी ग्रुप फर्म साइन करते हैं एनर्जी मिनिस्ट्री के साथ लास्ट मंथ कि यहाँ पे ये पावर ट्रांसमिशन लाइन्स बनाएँगे केन्या के लिए। तो इन्होंने कहा कि मैंने एजेंसीज़ को डायरेक्ट कर दिया है विद इन द मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट, विद इन द मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी एंड पेट्रोलियम टू इमीडिएटली कैंसल ऑनगोइंग प्रोक्योरमेंट। रूटो ने कहा इन हिज स्टेट ऑफ नेशन एड्रेस और कहा कि जो नई इन्फॉर्मेशन आई है इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज़ के द्वारा और पार्टनर नेशंस के द्वारा, यहाँ पे हमें इसीलिए ये डिसीजन लेना पड़ रहा है और काफ़ी इन्हें अपलॉज़ भी मिला, चीज़ भी मिला जब इन्होंने ये एड्रेस दिया तो। लेकिन इससे काफ़ी लोगों ने क्रिटिसाइज़ भी किया है, काफ़ी सारे पॉलिटिशियंस हैं, मेंबर्स हैं ऑफ द पब्लिक कि यहाँ पे काफ़ी कंसर्न्स है ओवर लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड वैल्यू फॉर मनी। तो रिप्रेजेंटेटिव्स जो थे अडानी ग्रुप के उन्होंने रिस्पॉन्ड नहीं किया इस पर, लेकिन आप देखिए सिर्फ़ एक न्यूज़ आने की वज़ह से कितना बड़ा नुकसान हुआ है अडानी ग्रुप को एंड इंडिया को भी नुकसान हुआ है यहाँ पे अगर इंडियन कंपनीज़ मैं कहूँगा एयरपोर्ट्स बना रही हैं, पोर्ट्स बना रही हैं या इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप कर रही है दूसरी कंट्रीज़ में जाकर के, इंडिया को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है इससे। इंडिया का सॉफ्ट पावर भी काफ़ी इंक्रीज़ होता है, काफ़ी चीज़ें मतलब मैं कहूँगा हमें ये वैल्यू ऐड करके देती है। बट दिस इज़ सैड सैड न्यूज़ यहाँ पे एंड वी वुड लाइक कि जो भी चीज़ें हैं ये जल्दी क्लियर हो जाएँ। अगर कुछ लेट्स से इस तरीके के एलिगेशंस हैं, वो जो भी चीज़ें हैं, ये जल्दी से जल्द सॉर्ट आउट हो जाएँ ताकि इस तरीके की प्रॉब्लम्स ना आए, इस तरीके की वॉलेटिलिटी ना आए, बाकी शेयर मार्केट में भी काफ़ी वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है हमें। सो क्या ये पॉलिटिकल वेंडेटा है या कुछ है? वी डोंट नो राइट? इसका एक ही तरीका है पता करने का कि आप अपने आप को प्रूव कर दो कि आपके ऊपर जो भी इल्ज़ाम लगे हैं दैट इज़ नॉट राइट, ये गलत है एंड ये जल्द से जल्द हो, जितना जल्दी उतना बढ़िया है क्योंकि देखिए इन्वेस्टर्स का पैसा लगा है एंड अडानी ग्रुप ऐसा शेयर है जिन्होंने रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए भी बहुत पैसा कमाया है। मैं कहूँगा रिटेल इन्वेस्टर्स को मल्टीफोल्ड रिटर्न दिया है अडानी इन्वेस्टर्स ने एंड इसीलिए आम जनता जो है, जो इन्वेस्ट करती है ना, वो काफ़ी ज़्यादा लगाव भी रखती है अडानी ग्रुप के शेयर्स के साथ। सो बिकॉज़ इतनी सारी पब्लिक इन्वॉल्व्ड है, पब्लिक का पैसा भी इन्वॉल्व्ड है ये कंपनी में। सो वी शुड गेट क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट एंड रियली स्पीडी डिसीजन यहाँ पे कि क्या आगे हो सकता है, क्या होने वाला है। मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी अ जॉइंट एफर्ट सेज दास। स्टेबल इन्फ्लेशन इज फाउंडेशन ऑफ सस्टेन ग्रोथ। यहाँ पे बात कर रहे हैं हम शक्तिकांता दास जी की, जो हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन हैं। इन्होंने कुछ कमेंट्स किए हैं, कुछ बातें की करी हैं
और ये बात है स्टेबिलिटी के बारे में। स्टेबिलिटी हर इंसान चाहता है और मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, देश की जो अर्थव्यवस्था है उसमें स्टेबिलिटी तो शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इनका कहना है, ऑफ बोथ मॉनेटरी एंड फिस्कल अथॉरिटीज़। मॉनेटरी अथॉरिटीज़ और फिस्कल अथॉरिटीज़। अब ये दोनों अथॉरिटीज़ कौन-कौन होंगी? हमारी बात हो रही है आरबीआई की और बात हो रही है हमारे गवर्नमेंट की ऑफ कोर्स, जो पैसे एलोकेट करती है और जो फिस्कल, मैं बोलूँगा हमारा पूरा कोऑर्डिनेट करती है, फिस्कल मॉनेटरी कोऑर्डिनेशन होता है। वो होता है हमारे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के साथ ही। तो इंडिया का जो इंडिया के सक्सेस का कोर होगा, वो यही होगा। भले ही कितने ही शॉक्स आ जाएँ, कुछ भी आ जाए, अगर यहाँ पे हमारा इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन है फिस्कल और मॉनेटरी का, तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। 2020 और 23 का भी पीरियड जो है बहुत ही यूनिक था, इनका कहना है। मल्टीपल और ओवरलैपिंग शॉक्स हुए हैं फूड और ऑयल प्राइसेज़ को, ये तो मैं मानता हूँ। ऑयल देखिए, ऑयल प्राइसेज़ ऐसी चीज़ है ना, जहाँ पूरी दुनिया में कोई बहुत अच्छी ग्रोथ नहीं है, लेकिन प्राइसेज़ बढ़ जा रहे हैं। क्यों बढ़ जा रहे हैं? क्योंकि प्रॉब्लम ये आ जा रही है कि सप्लाई क्रंच हो सकता है। सप्लाई क्रंच बस इसलिए हो सकता है क्योंकि इज़राइल, गाज़ा के बीच में हमें कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है जो वेस्ट एशिया में है। एंड ईरान वगैरह भी इसमें इन्वॉल्व रहता है। तो काफ़ी जो सप्लाई क्रंच है, इसकी प्रोबेबिलिटी जैसे ही थोड़ी-सी बढ़ती है, तो हमें देखने को मिलता है कि कच्चे तेल के दाम बढ़ गए। डिमांड वैसे भी नहीं है कुछ ज़्यादा। चाइना में भी डिमांड कम है, ग्लोबली भी डिमांड कम है। लेकिन इंडिया को इससे प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पे हमारे मॉनेटरी पॉलिसी की कंडक्ट को काफ़ी चैलेंज किया है इसने और ये काफ़ी नेसेसरी था कि हम न्यूट्रलाइज़ करें जो इम्पैक्ट है इन शॉक्स का, जहाँ पर हमें कोऑर्डिनेशन हमने किया, ठीक है, फिस्कल पॉलिसी के साथ और कहा कि यहाँ पे इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस को हमने कंटेन किया है, एंकर किया है और कंटेन किया है डिमांड पुल प्रेशर्स को, जहाँ पे इफेक्टिव सप्लाई मैनेजमेंट हुआ गवर्नमेंट द्वारा, जिसकी वजह से सप्लाई चेन प्रेशर्स और जो है वो एलिवेट नहीं हुए ज़्यादा और मॉडर्न जो मॉडरेटेड कॉस्ट पुस्ट इन्फ्लेशन है, वो भी हमने मैनेज किया है। तो देखिए इस पैराग्राफ का मतलब देखेंगे काफ़ी सारी चीज़ें इसमें लिख दी गई हैं। इस पैराग्राफ का मतलब बड़ा सिंपल है। इन्होंने कहा कि देखिए ऐसे ही एक शॉक हमें मिला था फूड और ऑयल प्राइसेज़ में। 2020 से 23 के बीच में अगर आप फूड और ऑयल प्राइसेज़ देखें ना, काफ़ी वॉलेटाइल रहे हैं। इस तरीके से ऊपर-नीचे, ऊपर-नीचे, ऊपर-नीचे प्राइस हो रहा है। इस महीने क्या चल रहा है, अगले महीने दाल क्या कितने किस रेट पे बिक रहा होगा मुझे नहीं पता। इस महीने ऑयल का दाम जो चल रहा है, अगले महीने क्या होगा यहाँ से 20% 30% ऊपर-नीचे, ये भी कोई नहीं कह सकता। इतना वॉलेटाइल था। तो यहाँ पे क्या हुआ, आरबीआई ने सबसे पहले तो मॉनेटरी पॉलिसी पे वर्क किया। इंटरेस्ट रेट्स को इन्होंने सबसे पहले तो मैं कहूँगा घटाया नहीं। न्यूट्रल रखा है पिछले कुछ टाइम से एंड उसके बाद अच्छा खासा इंक्रीज़ भी किया जब इन्हें ज़रूरत थी। गवर्नमेंट ने क्या किया इन्फ्लेशन को कम करने के लिए गवर्नमेंट ने सप्लाई चेन जो प्रेशर्स थे उस पे फ़ोकस किया क्योंकि देखिए जैसे फूड इन्फ्लेशन है ये पूरा सप्लाई बेस्ड है। टमाटर की मैं रोज़ बात करता हूँ कि टमाटर की डिमांड थोड़ी इस साल ज़्यादा बढ़ गई है जिसकी वज़ह से टमाटर ₹100 या ₹200 किलो हो जाएँगे। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई भी सब्ज़ी मैं एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ ₹100 किलो बिक जा रही है जो ₹20 बिकती थी, तो यहाँ पे सप्लाई प्रॉब्लम है या तो मानसून का प्रॉब्लम है, सीज़नल प्रॉब्लम है, सप्लाई चेन में इश्यू आ रहा है, कुछ ना कुछ इस तरीके का प्रॉब्लम है। तो इन्होंने कहा कि स्टेबल इन्फ्लेशन अगर स्टेबल महँगाई दर है हमारी, तो ये एक बेडरॉक होगा सस्टेन ग्रोथ के लिए। फंडामेंटली बहुत ज़रूरी है कि हम स्टेबल इन्फ्लेशन अचीव कर लें, ताकि फिर हमें सिर्फ़ ग्रोथ की चिंता और किसी चीज़ की नहीं और स्टेबल एनवायरनमेंट भी क्रिएट हो इन्वेस्टमेंट के लिए। अगर इन्फ्लेशन 8% से आज बढ़ने लग जाए तो पता है क्या होगा? आपको जो एफडी में 6% मिल रहा है ना, सोचिए, वो एक्चुअली आपके लिए पैसा बना नहीं रहे हैं, वो आप पैसा लूज़ कर रहे हैं उसमें भी, ऐसा हो जाएगा कि एफडी में 6% मिल रहा है, 8% महँगाई दर बढ़ जा रही है। इसका मतलब ₹100 की वैल्यू जो चीज़ आप ₹100 में खरीद रहे थे, अगले साल आपके ₹100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 92 हो जाएगी, राइट? तो अब आपको एफडी पे कितना रिटर्न मिल रहा है? ₹100 से 6% 106 मिल रहा है। तो आप देखिए लॉस कितना हो रहा है ₹8 का। यहाँ पे ₹8 का लॉस हुआ, यहाँ प्लस कितना हुआ ₹6 का तो माइनस नेट-नेट तो आप -2 के लॉस में ही हैं। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि एनवायरनमेंट अगर बनाना है स्टेबल इन्वेस्टमेंट के लिए तो इंटरेस्ट रेट को भैया हमें एक तो थोड़ा कंटेन करना पड़ेगा नीचे और इन्फ्लेशन को भी साथ-साथ स्टेबल रखना होगा, जो हमारा टारगेट है 4% के नीचे। इनका ये कहना है। तो लंबे समय के लिए अगर आप सोचो लॉन्ग रन थोड़ा सोचो, विज़न रखो तो प्राइस स्टेबिलिटी सपोर्ट करती है सस्टेन्ड हाई ग्रोथ को। प्राइस स्टेबिलिटी इम्पोर्टेंट है क्योंकि हाई इन्फ्लेशन जो है वो गरीब लोगों पर और ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करता है क्योंकि सब्ज़ी के दाम उन्हें नहीं परेशान करते जिनकी सैलरी लेट्स से ₹1,00,000 है। लेकिन अगर कोई 10,000 कमा रहा है वो खाने पे अपने सैलरी का 50% खर्च कर रहा है, 60% खर्च कर रहा है। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इनका कहना है कि जो सीपीआई इन्फ्लेशन है वो 6.2% रहा है। कब? अक्टूबर में। सितंबर में 5.5%। तो यहाँ पर
अभी हमें वेट करना होगा थोड़ा, देखना होगा कि हम इन्फ्लेशन को थोड़ा और कंटेन कर पाते हैं और तभी हम लोग रेट कट देख पाएँगे। अभी आरबीआई की स्टेट ऑफ इकोनॉमी रिपोर्ट आई थी जिसमें इन्होंने वार्न किया है कि जो राइजिंग प्राइसेज़ है ना, अगर ये अनचेक्ड रहे, तो हमारी रियल इकोनॉमी के प्रॉस्पेक्ट्स को हर्ट करेंगे। इन्होंने कॉशन किया कि स्पिलओवर इफेक्ट भी आ सकता है उसकी वजह से राइजिंग फूड प्राइसेज़ की वजह से ऑन हेडलाइन इन्फ्लेशन। एंड जो अपटिक है कोर इन्फ्लेशन में ये एक चिंता का कारण है। ये लास्ट जो वीडियो अगर आप देखेंगे तो इसमें पूरा ये इसके ऊपर एक आर्टिकल था जिसे हमने एनालाइज़ किया है और समझाया भी है। और इसी से रिलेटेड मैंने क्वेश्चन भी पूछा था कोर इन्फ्लेशन से रिलेटेड कि कोर इन्फ्लेशन क्या होता है? एंड जितने भी कमेंट्स में जवाब आए हैं सारे बिल्कुल एक्यूरेट है। सो आई एम वेरी हैप्पी कि लोग मतलब याद रख रहे हैं जो चीज़ें पढ़ रहे हैं वो एंड जो चीज़ें देख भी रहे हैं। अब आते हैं कुछ इंटरनेशनल आर्टिकल्स पर, इन ब्रीफ आर्टिकल्स हैं ये, तो छोटे ही हैं, ज़्यादा डिटेल में नहीं होंगे। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, ये इंटरनेशनल ऑर्गनाइज़ेशन है, इन्होंने क्या किया है, अरेस्ट वारंट इश्यू कर दिया है थर्सडे इज़राइली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू पर एंड इनके फॉर्मर डिफेंस चीफ योआव गलान पर एंड हमास लीडर पर भी यहाँ इन्होंने एक्शन लिया है, इब्राहिम अल मासरी पर एलिजेड वॉर क्राइम्स एंड क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी इन गाज़ा कॉन्फ्लिक्ट का इन्होंने एक्यूज़ेशन लगाया है और अरेस्ट वारंट इश्यू किया है, तो लेकिन इन्हें अरेस्ट कौन करेगा ये तो भगवान ही जानता है। तो इस डिसीजन में आईसीसी जजेस ने कहा कि रीज़नेबल ग्राउंड्स हैं बिलीव करने के लिए कि नेतन्याहू एंड योआव ने ये क्रिमिनली रिस्पांसिबल है फॉर एक्ट्स इंक्लूडिंग मर्डर, प्रोसिक्यूशन, स्टार्वेशन एज़ अ वेपन ऑफ वॉर, ठीक है? तो इन्होंने मर्डर, प्रोसिक्यूशन, स्टार्वेशन ये सारी चीज़ें की है एज़ अ वेपन जानबूझकर गाज़ा में ये सिचुएशंस क्रिएट की है एंड जिसकी वज़ह से इन्होंने वाइड स्प्रेड एंड सिस्टमैटिक अटैक किया है सिविलियन पॉपुलेशन के अगेंस्ट, आम जनता के अगेंस्ट, ना कि मिलिट्री या हमास के अगेंस्ट, इनका ये कहना है। तो जो डिसीजन था यहाँ पे काफ़ी आउटरीच हुआ इसके बाद इस डिसीजन के बाद इज़राइल में हमास ने वेलकम किया वारंट्स अगेंस्ट इज़राइलीज़ एंड जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं उन्होंने रॉयटर्स को कहा कि ये सबसे पहला कदम है टुवर्ड्स जस्टिस। तो आई थिंक हमास सेलिब्रेट क्यों कर रहा है? आई मीन उनके जो लीडर हैं उन पर भी क्योंकि वॉर क्राइम्स के आरोप लगे हैं, सो वी हैव टू सी कि उनका क्या होता है। बिटकॉइन टॉप्स $97,000 एज़ क्रिप्टो सीक्स डायरेक्ट लाइन टू ट्रम्प। कल मैंने आर्टिकल कवर किया 94,000 पे, ठीक है? आज मैं आर्टिकल कर रहा हूँ फिर 97,000 पे। बिटकॉइन ने टॉप कर दिया 97,000 पहली बार एज़ डिजिटल एसेट सेक्टर moves to cement its influence with Donald Trump by pushing for new White House post dedicated to cryptocurrency policy। अब हो ये रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप आए हैं, ठीक है? तो ये काफ़ी होप लेकर आए हैं हमारे क्रिप्टो करेंसी मार्केट वाले लोगों के लिए। बिटकॉइन 97,000 पहुँच गया है फॉर द फर्स्ट टाइम। डिजिटल एसेट जो है, ये सेक्टर है, ये मूव कर रहा है जहाँ पे ये एक्सपेक्ट कर रहा है, जो मूव का कारण है बताया जा रहा है, ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, ये एक नया व्हाइट हाउस पोस्ट डेडिकेट करेंगे क्रिप्टो करेंसी पॉलिसी के लिए। तो क्रिप्टो करेंसी को यहाँ पे और रेगुलेट किया जाएगा, ये पूरी तरीके से लीगलाइज़ हो जाएगा, इनका ये मानना है। जो ट्रंप की टीम है, ये होल्ड कर रही है डिस्कशंस कि क्या हमें क्रिएट करने चाहिए ऐसे रूल एंड इंडस्ट्री पिच कर रही है फॉर अ पोज़ीशन जिसके पास डायरेक्ट एक्सेस हो टू प्रेसिडेंट इलेक्ट व्हिच इज़ नाउ वन ऑफ द क्रिप्टोज़ बिगेस्ट चीयरलीडर्स। तो क्रिप्टो करेंसी मुझे लगता है मार्केट को यही चाहिए था कि यूएस का प्रेसिडेंट जो है ये इन्हें अप्रूवल दे, ठीक है? उनकी तरफ से इन्हें कोई मैं कहूँगा एम्बिग्विटी ना हो और यहाँ तो क्लियर कट दिख रहा है कल वाले आर्टिकल में भी डोनाल्ड ट्रम्प के खुद की मैं कहूँगा एक ओन्ड कंपनी है जिन्होंने आई थिंक कोई क्रिप्टो करेंसी प्रोजेक्ट एक्वायर किया है और स्टार्ट किया है। तो यहाँ पे यूएस बूस्ट करना चाहता है डिजिटल एसेट मार्केट सेंटिमेंट एंड ये बहुत ही बढ़िया बूस्टर रहा है ये डोनाल्ड ट्रम्प का आना क्रिप्टो करेंसी मार्केट के लिए एंड हमें लगातार दिख रहा है कि बिटकॉइन डेली नया हाई बनाते जा रहा है। कनाडाज़ यूनिवर्सिटी हेल्थ नेटवर्क ने कहा है कि जो टोरंटो वेस्टर्न हॉस्पिटल है, ये पहला नॉन यूएस साइट होगा जहाँ पे ट्रायल किया जाएगा एक डिवाइस का क्रिएट किया गया है न्यूरालिंक कॉर्पोरेशन द्वारा। तो इलॉन मस्क की ब्रेन इम्प्लांट कंपनी है ये, न्यूरालिंक हम सबने पढ़ा है इसके बारे में बेसिकली ये आपके ब्रेन में एक चिप डालना चाहेंगे न्यूरो सर्जरी के थ्रू एंड इसके थ्रू ये काफ़ी लोगों की मदद करना चाहते हैं जैसे कि किसी को आई साइट इश्यू है या किसी भी तरीके की प्रॉब्लम है, काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स इससे क्योर हो सकते हैं, ऐसा कहा जा रहा है। तो इसके ट्रायल्स होंगे अब कनाडा में।
चाइना फाइंड्स $83 बिलियन वर्थ ऑफ गोल्ड रिजर्व्स इन हुनान। चाइना ने अभी-अभी ढूँढे हैं गोल्ड रिजर्व्स करीब जो हैं करीब $82.9 बिलियन डॉलर्स के सेंट्रल हुनान प्रोविंस में। ये स्टेट आउटलेट शिन्हुआ न्यूज़ का कहना है। तो अकेडमी ऑफ जियोलॉजी है यहाँ पे इन्होंने करीब 40 गोल्ड ओर वीन्स ढूँढ निकाले हैं एट डेप्थ ऑफ मोर देन 2000 मीटर्स एंड यहाँ पर करीब-करीब 300.2 टन ऑफ गोल्ड रिजर्व्स जो हैं डिस्कवर किए गए हैं कोर ऑफ एक्सप्लोरेशन एरिया में और हाईएस्ट ग्रेड है ऑफ 130 ग्राम्स पर मेट्रिक टन। तो जो ग्रुप है वो फोरकास्ट कर रहा है कि देयर वर मोर देन 1000 टन ऑफ गोल्ड रिजर्व एट डेप्थ ऑफ ओवर 3000 मीटर्स एंड चाइना जो है ये दुनिया का लार्जेस्ट गोल्ड प्रोड्यूसर है। दुनिया का जो 10% गोल्ड आउटपुट है ना ग्लोबल वो चाइना ही प्रोड्यूस करता है। तो इन्हें और ज़्यादा गोल्ड रिजर्व यहाँ पर मिला है। वोल्क्सवैगन यूनियन डिमांड्स बिग स्टेप फ्रॉम मैनेजमेंट। यूरोप में बड़ी परेशानी चल रही है। वोल्क्सवैगन में स्ट्राइक्स चल रहे हैं, इन्होंने ले-ऑफ्स की बात की है। तो काफ़ी मतलब कह रहे हैं हमारा तो बिज़नेस अच्छा चल नहीं रहा है। तो वोल्क्सवैगन का जो यूनियन है उन्होंने कहा है मैनेजमेंट को कि आप एक बड़ा स्टेप लीजिए थर्ड राउंड ऑफ नेगोशिएशंस में ओवर पे एंड फैक्ट्री क्लोजर्स थर्सडे को। आज जहाँ पोज़ीशंस होंगी वो अपीयरिंग स्टिल फार अपार्ट मतलब दोनों की पोज़ीशंस बिल्कुल फार अपार्ट है, ठीक है, बिल्कुल अलग है। एम्प्लॉइज़ जो हैं वो बात कर रहे हैं वेजेस की फॉर 120,000 ऑफ वोल्क्सवैगन स्टाफ इन जर्मनी। तो यूनियन एंड मैं बोलूँगा वेजेस को लेकर जो प्रॉब्लम चल रहा है यूनियन एंड वोल्क्सवैगन के बीच में काफ़ी दिनों से चल रहा है एंड ये प्रॉब्लम सॉल्व ये नहीं कर पा रहे हैं इतनी जल्दी। प्रॉफिटेबिलिटी को भी लेकर इश्यू है वोल्क्सवैगन ग्रुप के साथ मैं कहूँगा और दुनिया भर में भी कार कंपनीज़ जो है काफ़ी बड़े ट्रांज़िशन से गुज़र रही है। सब काफ़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए टेक्नोलॉजी में पैसा खर्च करने के लिए और उसी टाइम पे वर्कफ़ोर्स को खुश रहना रखना आसान काम नहीं है, ये काफ़ी मुश्किल काम लगता है। अब बात कर रहे हैं हम लोग येस बास मतलब क्या है? बैटरी एज़ अ सर्विस। तो इंडिया में आप देखिए जेएसडब्ल्यू और एमजी ने पार्टनरशिप की और इन्होंने एक जॉइंट वेंचर बनाया बिटवीन एसएआईसी मोटर जो चाइना की कंपनी है जो 100 कंट्रीज़ में प्रेज़ेंट है मैं कहूँगा एंड इंडियन कंग्लोमरेट कौन? जेएसडब्ल्यू ग्रुप। इन्होंने लॉन्च किया वेंसर एक इलेक्ट्रिक कार जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया है बैटरी एज़ अ सर्विस। तो इससे क्या हुआ कार का जो दाम है ना, वो 10 लाख पे आ गया, 10 लाख के अंदर-अंदर, जो कि एक बहुत ही बढ़िया प्राइस पॉइंट है। इलेक्ट्रिक कार के साथ प्रॉब्लम ये है इंडिया में कि बहुत महँगे हैं। तो इस मॉडल में कस्टमर जो है ना, कार तो उसकी है लेकिन बैटरी उसका नहीं है। तो उसको जो है प्राइस नहीं पे करना है बाय करते टाइम बैटरी का इंस्टेड वो पे करेंगे एवरेज ऑफ 3.5 रुपी अ किलोमीटर फॉर यूजिंग द बैटरी। बेसिकली यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं देखिए, आपने कार का दाम पे कर दिया है कंपनी कह रही है। बैटरी आप पेट्रोल की तरह समझिए। आप 1 किलोमीटर चलाएँगे तो आपको ₹3.5 का खर्चा आएगा बैटरी का एंड ये जाएगा किसको? फाइनेंस कंपनी को इन एडिशन टू पेइंग चार्जिंग कॉस्ट। तो विंसर जो है, ये फर्स्ट ऑफरिंग है बाय जेएसडब्ल्यू एमजी जिसमें जेएसडब्ल्यू ओन करता है 35% इक्विटी, एसएआईसी स्टेट ओन्ड कंपनी है चाइना की, वो ओन करती है 49% एंड डीलर्स और एम्प्लॉइज़ जो हैं, ये बाकी का होल्ड करता है यहाँ पे जो भी इनके शेयर्स हैं। तो विंसर की जो बुकिंग है ना, बहुत ही इम्प्रेसिव बुकिंग चल रही है। करीब मोर देन 20,000 से ज़्यादा इनकी बुकिंग्स हो चुकी है अक्टूबर में। ये बेस्ट सेलिंग इलेक्ट्रिक कार बन गया इंडिया में फॉर द मंथ, होलसेल नंबर पे बेस्ड है ये, ठीक है? और 3,000 तो डिस्पैचेस भी हुए। एज़ मच एज़ 15% ऑफ अक्टूबर बायर्स जो हैं ये BaaS जो बास मॉडल है इस पर आना चाहते हैं। ऑल्दो सिर्फ 2 एनबीएफसीज़ ही हैं जो सपोर्ट कर रही हैं इसे नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज़, लेकिन 15% सेल्स इज़ ऑल्सो इम्प्रेसिव क्योंकि क्या है लोगों को अभी समझ में नहीं आ रहा होगा ये मॉडल, बट ये एक्चुअली बहुत अच्छा भी है। और अब देखिए आप बैटरी ओन नहीं कर रहे हैं और बैटरी कार का एक ऐसा पार्ट होगा जो धीरे-धीरे डिटेरियोरेट हो जाएगा। मुझे ये भी लगता है और आगे जाके जिसकी वैल्यू लूज़ होगी। तो जेएसडब्ल्यू एमजी जो है वो सेकंड लार्जेस्ट इलेक्ट्रिक कार कंपनी है इंडिया में। इनके 3 मॉडल्स हैं सेलिंग 4878 यूनिट्स। टाटा मोटर्स जो है वो बस शेड अहेड है विथ 5067 यूनिट्स सोल्ड ऑफ इट्स 6 मॉडल्स। तो आप देखेंगे टाटा के शेयर प्राइस ₹1200 से अब 750 के आसपास आ चुके हैं और इस ड्रॉप का रीज़न क्या है? वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न्स यही है कि अब आ गया है इनके पास कॉम्पिटिशन। यानी कॉम्पिटिशन जो है ये ईज़ी नहीं होने वाला है क्योंकि जेएसडब्ल्यू और एमजी दोनों ने मिल कर के काफ़ी बढ़िया कॉम्बिनेशन बनाया है। एसएआईसी मोटर्स ओन करती है चाइना की जो कंपनी है एमजी ग्रुप को एंड बहुत एक्सपीरियंस है इनके पास और पूरी दुनिया भर में इनकी कार्स बिकती हैं, ठीक है? और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में भी चाइना ने मतलब इस सेक्टर में बहुत ही बढ़िया कर लिया है, तो इंडिया में कॉम्पिटिशन बहुत ही टफ होने वाला है।
जेएसडब्ल्यू ने देखा कि इनका जो मार्केट शेयर है, वो 16.5% से सितंबर में चला गया करीब-करीब 34% नवंबर में। फर्स्ट 20 डेज़ में। और जो टाटा के शेयर है रजिस्ट्रेशंस में, जो नई गाड़ियाँ रजिस्टर हो रही है, वो 62% से आ चुका है बिलो 50%। तो इनका कहना है कि बुकिंग जो है वो अनअबेटेड चल रही है एट 200 डे, नवंबर में डेली 200 बुकिंग्स आ रही है एंड प्रोडक्शन जो है ये इंक्रीज़ कर रहे हैं, जहाँ पे आउटपुट कर देंगे कार का 70,000 कार्स का पर एनम। तो बाज़ जो है ये क्या कर रहा है, ये व्हीकल को बहुत सस्ता बना दे रहा है लोगों के लिए, जहाँ पे मंथली आउटगो होगा बैटरी के लिए एंड चार्जिंग कॉस्ट के लिए एज़ कम्पेयर टू बाइंग फ्यूल फॉर व्हीकल विद एन इंटरनल कंबशन इंजन। तो जैसे आप कार खरीदते हैं तो आप या बाइक खरीदते हो तो पेट्रोल डलवाते हैं, इसमें भी आप पेट्रोल डलवाने की तरह बैटरी का चार्जिंग एक्सपेंसेस देंगे और पर किलोमीटर आप पे करेंगे। फॉर इंस्टेंस इस प्लान में जो बजाज फाइनेंस ऑफर कर रहा है, जो कंज्यूमर जो रन करता है अपने व्हीकल को फॉर 1500 किलोमीटर एवरी मंथ इतना चला रहा है, उसका खर्चा होगा करीब 5,250 फॉर बैटरी और ₹1000 चार्जिंग का ओवर द 8 ईयर लाइफ ऑफ द बैटरी। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि आपका खर्चा कितना होगा? 5,250 होगा किसके लिए? एक तो आप बैटरी का पे करोगे ₹3.5 पर किलोमीटर है 1500 किलोमीटर के लिए, प्लस आपका बिजली का बिल आ गया ₹1000 तो ₹6250। अगर यही आप पेट्रोल की गाड़ी चलाओगे इनका कहना है, तो इनको करीब-करीब ₹10,500 का पेट्रोल देना होगा टू कवर 1500 किलोमीटर। अगर फ्यूल एफिशिएंसी 14 से 15 किलोमीटर की आती है पर लीटर तो। लेकिन पेट्रोल कार जो है वो करीब-करीब इनका कहना है ऑफ कोर्स ये भी है कि 15 साल चलेगी अगर आप रिटेन करना चाहते हैं। ईवीज़ 15 साल नहीं चल सकती। इनकी बैटरी जो है 15 साल मतलब खींच पाना थोड़ा मुश्किल साउंड करता है। इस वक़्त तो नहीं लगता कि कर पाएँगी। तो देयर इज़ काइंड ऑफ कार यू गेट फॉर लेट्स से 9.9 लाख रुपीज़ जो प्राइस है वेंचर का। आईसी ऑप्शंस वुड बी ए सेगमेंट वन्स जैसे कि मारुति की ब्रेज़ा, वेन्यू, टाटा नेक्सॉन, किया सोनेट जो 4 मीटर से कम की कार है एंड इनके मैनुअल गियर्स होंगे। तो ये कह रहे हैं कि हम जो ऑफ़र कर रहे हैं वो कार है जिसके अंदर ढेर सारा इंटरनल स्पेस है, ठीक है? और ये एक सी सेगमेंट कार की तरह है मतलब जैसे एक्सयूवी की बात करें, एक्सयूवी 700 नाम है शायद गाड़ी का या फिर जितनी भी दूसरे एसयूवीज़ हैं, सफारी है, ये सी सेगमेंट कार्स में आती हैं, ठीक है? तो ये कह रहे हैं कि ये जो हमारी कार है 10 लाख में ये सी सेगमेंट की कार है। तो आप इसे बाकी कार से कंपेयर मत कीजिए। हमारी लेंथ वगैरह अच्छी खासी है, कार बहुत बड़ी है, बहुत स्पेशियस है। अब बाज़ जो है ये एक्सटेंड हो रहा है दूसरे मॉडल्स में जैसे कि कॉमेट जो है सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक कार है कंट्री में 6.99 लाख्स की और अब ये अवेलेबल है विदाउट बैटरी सिर्फ 4.99 लाख रुपीज़ में। और बैटरी आप बाय कर सकते हो ईएमआई स्कीम के थ्रू, जहाँ पे ₹2.5 आपको पे करना है 1 किलोमीटर का। तो यहाँ पे सेल्स जो अगर आप देखेंगे स्मॉल इलेक्ट्रिक कार्स की ये 73% बढ़ चुका है। इंडिया में आपको नहीं लगता कि अगर मुझे सक्सेसफुल कार कंपनी बनानी है इलेक्ट्रिक कार की, तो सिंपल मॉडल होना चाहिए। मैं सबसे ज़्यादा कार देखूँगा कौन से बिकते थे आज तक, जो 10 लाख के अंडर है। 10 लाख के अंडर अगर मैं कार इसके अंदर लॉन्च नहीं कर पा रहा हूँ, तो इसका मतलब कि भई मैं आधे से ज़्यादा लोगों को कार बेचना ही नहीं चाहता हूँ, मैं सिर्फ प्रीमियम लोगों को कार बेचना चाहता हूँ। तो ये एक प्रॉब्लमैटिक मैं बोलूँगा स्टेटमेंट है, किसी भी कंपनी को अगर ग्रो करना है तो एक ही सॉल्यूशन है कि 10 लाख से नीचे आप अपने कार को लेकर आओ। आते हैं अगले आर्टिकल पे सीओपी 29 इन क्राइसिस ऑल कंट्रीज रिजेक्ट क्लाइमेट फाइनेंस ड्राफ्ट। एक ड्राफ्ट टेक्स्ट था जो रिलीज हुआ था। ड्राफ्ट जब आप करते हो किसी चीज को एक रफ मैं बोलूंगा जो चीज होती है एक रफ स्टेटमेंट कि हाँ ठीक है हम इसको फाइनलाइज करेंगे इस पे जब अग्री कर लेंगे। तो ड्राफ्ट टेक्स्ट में क्या हुआ थर्सडे को जो न्यू क्लाइमेट फाइनेंस पैकेज था डेवलपिंग वर्ल्ड के लिए ये रिजेक्ट कर दिया गया बाय एवरी सिंगल कंट्री सिग्नेटरी टू द यूएन क्लाइमेट कन्वेंशन। हर एक कंट्री ने रिजेक्ट कर दिया है इसको। और सीओपी 29 प्रेसिडेंसी हाउएवर इन्होंने कहा है कि जो ड्राफ्ट है ये बहुत दूर है फाइनल से अभी एंड जो इनवाइटेड कंट्रीज हैं इन्हें कहा गया है कि आप हम वी आर इनवाइटिंग यू आप अपने सब जो ब्रिजिंग प्रपोजल्स है वो आप सबमिट कीजिए। हम उसको भी कंसिडर करेंगे, उसे भी हम पढ़ेंगे, हम देखेंगे क्या होता है। तो जो नेक्स्ट वर्जन है ड्यू ऑन थर्सडे नाइट ये लीनर होगा एंड पैक्ड होगा विद द नंबर्स एम्ड एट फाइंडिंग स्वीट स्पॉट फॉर कंसेंसस। इन्होंने कहा अपने स्टेटमेंट में। टेक्स्ट शो करता है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं ये स्टिल डॉज कर रही है की क्वेश्चन कि क्लाइमेट फाइनेंस जो है वो कितना रेडी है टू प्रोवाइड डेवलपिंग कंट्रीज एवरी ईयर स्टार्टिंग 2025। तो जितनी डेवलपिंग कंट्रीज है उसको आप कितना पैसा दोगे क्लीन एनर्जी के लिए और बाकी चीजों के लिए। डेवलपिंग वर्ल्ड ने रिपीटेडली कहा है कि उन्हें करीब करीब 1.3 ट्रिलियन चाहिए होगा एनुअली। 13 गुना चाहिए जितना वो देने को तैयार है जो है $100 बिलियन जो प्लेज किया गया था 2009 में टू मीट द ग्रोइंग चैलेंजेस। ऑल्दो डेवलप्ड कंट्रीज ऑफिशियली अभी प्रपोज नहीं कर रही है अपने फिगर्स को, अभी करना बाकी है। नेगोशिएटर्स ने इंडिकेट किया है कि जो यूरोपियन यूनियन नेशंस है वो डिस्कस कर रहे हैं
global climate finance target of $200 billion to $300 billion per year. और in the words of Colombian Environment Minister Sana Mohammed, जो critical objective है COP का वो ये है to right now an empty placeholder. ठीक है? यहाँ पे पहली बार मैं सीओपी पढ़ रहा हूँ और सीओपी के बारे में जब पढ़ रहा हूँ तो इस तरीके की न्यूज़ आ रही है कि इतना ज़्यादा मतलब स्कर्मिश नज़र आ रहा है। इतना सब एक-दूसरे से डिसएग्री कर रहे हैं। स्पेसिफिकली डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज़ का तो जो फैक्शन बन चुका है ना इस टाइम पे, प्रॉब्लम यही है कि इन्हें हमने जैसा कल डिस्कस किया था 1.3 ट्रिलियन डॉलर्स की डिमांड है कम से कम भी इन्हें ये लगता है डेवलपिंग कंट्रीज़ को कि इतना तो हमें चाहिए ही चाहिए होगा। हमें अगर अपने टारगेट्स अचीव करने हैं, नहीं तो फिर नहीं करेंगे टारगेट्स अचीव और क्या है, आप क्या कर लोगे किसी कंट्री को अगर वो नहीं करता है लेट्स से जो भी कार्बन के जो इनके टारगेट्स हैं एमिशंस के, तो वो नहीं होगा फिर दुनिया में हमें यही फेस करना होगा जो हम ग्लोबल क्लाइमेट क्राइसिस फेस कर रहे हैं और ये एक्सट्रीम वेदर्स फेस कर रहे हैं। तो कंट्रीज़ को ये फिगर आउट करना होगा और डेवलपिंग कंट्रीज़ को ये फिगर आउट करना होगा क्योंकि सबका यही कहना है कि यूएस से लेके यूके को आप देख लीजिए या चाइना को देख लीजिए, सबने अपनी ग्रोथ किस पे किया है? फॉसिल फ्यूल पे किया है, जो कि एक बहुत ही चीप एनर्जी है। ठीक है? और जब आपने ग्रो कर लिया इसको यूज़ करके, आप रिच बन गए, तो फिर हम क्यों नहीं बनेंगे? हमारे सिटिज़न्स ने क्या बुरा किया है? सबका ये कहना है। China might still hope to cut a deal that enables it to shift some home production to the US. The Trump effect on US. यहाँ पे बात हो रही है काफ़ी सारे ओपिनियंस आ रहे हैं, ठीक है, कि जब ट्रम्प आ रहे हैं तो क्या-क्या हो सकता है। तो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग आर्टिकल आया है एडिटोरियल का, द deluge of opinions on the impact of President-elect Donald Trump's expected tariffs on China has hardly focused on what might be China's responses. Here is a look at some of the possibilities. तो कुछ पॉसिबिलिटीज़ डिस्कस की जा रही हैं कि क्या-क्या एक्सपेक्टेशंस हैं डोनाल्ड ट्रम्प के प्रेसिडेंट बनने के बाद। सबसे पहला है टैरिफ रिटेलिएशन, नंबर 1 पे इसे रखते हैं। चाइना कंटिन्यू करता इज़ कंटिन्यूड कंटिन्यूज़ टू एक्सपोर्ट फार मोर देन यूएस देन द यूएस डज़ टू चाइना। अभी भी चाइना कंटीन्यूअसली काफ़ी ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहा है यूएस का एज़ कंपेयर्ड टू जो अगर आप एक्सपोर्ट्स देखेंगे यूएस को जो चाइना को होते हैं और ये सेम सिचुएशन इंडिया के साथ भी है। चाइना इंडिया को अच्छा खासा एक्सपोर्ट करता है, लेकिन इंडिया चाइना को एक्सपोर्ट नहीं कर पाता है बहुत सारी चीज़ें। तो डिस्पाइट अ रिडक्शन फ्रॉम $538 बिलियन इन 2018 जब ट्रेड वॉर शुरू हुआ था 2018 में, तो रिडक्शन हुआ $538 बिलियन से $427 बिलियन का, करीब-करीब $100 बिलियन, $110 बिलियन का 2023 में। चाइनीज़ एक्सपोर्ट्स टू यूएस जो है ये काफ़ी ज़्यादा है अभी भी यूएस एक्सपोर्ट्स टू चाइना, जहाँ पे इंक्रीमेंट देखने को मिली है फ्रॉम $120 बिलियन टू $148 बिलियन ऑलमोस्ट। चाइना के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो रिटेलिएटरी टैरिफ जो इम्पोज़ हुए हैं सिंस 2018 यूएस एक्सपोर्ट्स पे, इन्होंने मार्केट को डेंट नहीं किया है, ठीक है? जो इनका मार्केट एक्सेस है चाइना में एंड ये चाइना को ज़्यादा बॉदर भी नहीं करेगा, ठीक है? कि यूएस ज़्यादा चीज़ें एक्सपोर्ट कर रहा है उन्हें एंड ये चाहेंगे कि ये एक्सपैंड कर पाएँ एक्सेस अपने प्रोडक्ट्स के लिए यूएस मार्केट में। इवन इफ दैट मीन्स कि उन्हें कुछ रेसिप्रोकल एक्सेस देना पड़े यूएस गुड्स को, ठीक है? तो रेसिप्रोकल टैरिफ्स यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन तो नहीं लगते हैं इस रिगार्ड में। मोर इन्वेस्टमेंट्स इन अदर मार्केट, जो टैरिफ इंड्यूस्ड डाइवर्जन है इन्वेस्टमेंट्स में, इसकी वजह से बहुत सारा कैपिटल जो है वो मेनलैंड से दूसरी कंट्री जा रहा है। क्यों? क्योंकि मेनलैंड में अगर आप फैक्ट्री खोल दोगे चाइना में और उससे यूएस को कुछ एक्सपोर्ट करोगे, यूरोप को कुछ एक्सपोर्ट करोगे, टैक्स बहुत ज़्यादा लगेगा। तो क्या है, अब लोग दूसरी कंट्रीज़ में अपने कंपनीज़ को और अपने इन्वेस्टमेंट्स को शिफ्ट करना चाह रहे हैं। जैसे कि यूएस मेक्सिको हो गया, चाइना से आप यूएस मेक्सिको लेकर जाओ एंड इंडोनेशिया लेकर जाओ, वियतनाम लेके जाओ, मोरक्को लेकर जाओ एंड मैं बोलूँगा इंडिया भी एक ऑप्शन है। तो कुछ जो इकोनॉमीज़ हैं इसमें इन्होंने अब्ज़ॉर्ब किया है शिफ्टिंग इन्वेस्टमेंट्स को एंड अपने जो एक्सपोर्ट्स हैं इंक्रीज़ किए हैं टू यूएस। अगर हाई यूएस टैरिफ्स रहेंगे चाइनीज़ एक्सपोर्ट्स पे तो इससे क्या होगा, प्रोड्यूसर्स क्या करेंगे, दूसरे मार्केट्स को एक्सप्लोर करेंगे जहाँ से यूएस को एक्सेस किया जा सके क्योंकि यहाँ पे तुम्हारा क्या है, कंज़्यूमर, कस्टमर ये है। जब कस्टमर ये है तो आपको इनको बेचना ही बेचना है, तो आप किसी भी कंट्री से बेचोगे, आपको ये ईगो नहीं होगा आपके अंदर कि मुझे सिर्फ़ इसी कंट्री में प्रोड्यूस करना है या यही करना है। अगर ये इसको प्रॉब्लम है चाइना से चीज़ें इम्पोर्ट करने में, तो वहाँ के प्रोड्यूसर्स चाइना से कहीं और मूव करेंगे। चाइना विथड्रॉ करेगा टैरिफ्स सारे इम्पोर्ट से फ्रॉम लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ एंड ये अनाउंस किया गया है अ कपल ऑफ मंथ्स बिफोर ट्रम्प वॉन द इलेक्शन। तो यहाँ पे इन्होंने टैरिफ्स हटा दिया है एलडीसी एक्सपोर्ट से टू चाइना। एलडीसी क्या होता है? लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़। तो ये नोटवर्दी है कि बहुत सारे जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, बाय वर्च्यू ऑफ देयर इकोनॉमिक स्टेटस, वो एन्जॉय करते हैं यूनिलैटरल प्रेफ़रेंशियल एक्सेस टू यूएस मार्केट। तो यूएस ने इन्हें ऑलरेडी प्रेफ़रेंशियल एक्सेस दे रखा है कि आप
आपके लिए एक्सेस है, आप क्योंकि लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ में से एक हैं, आप काफ़ी आपको ज़रूरी है कि आप एक्सपोर्ट करें, तो आप हमारे मार्केट को कभी भी एक्सेस कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। तो चाइना यहाँ पे रेसिप्रोकल ज स्ट्रैटेजिक एडवांटेज है, वो यहाँ पे ट्राई करेगा कि उसे मिले। थ्रू इट्स इन्वेस्टमेंट्स इन दिस कंट्रीज़ फॉर एक्सपोर्ट गोइंग ऑन टू यूएस, तो वो ऐसी कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट सेटअप करना चाहेगा, जिससे वो यूएस में आराम से अपना सामान बेच पाए। तो यहाँ पे नोटिसेबल ओवरलैप्स भी हैं, ठीक है? एंड ऑफ कोर्स देखिए होता ही है ना कि जब भी ये कंट्रीज़ एक-दूसरे पे टैरिफ लगाती हैं, जो हमने देखा है, ये क्या करती हैं, इन्हें पता होता है कि इसका क्या इम्पैक्ट होगा और इसके बाद ये क्या करेंगे और हो सकता है इन्हें ये भी पता हो कि इससे कोई चेंज नहीं आएगा, बट काफ़ी सारे डिसीज़न्स बस इसलिए लिए जाते हैं ताकि वो लोगों को दिखाएँ कि हम डिसीज़न ले रहे हैं, हम इन्हें पनिश कर रहे हैं। भले ही वो रियल में पनिशमेंट नहीं है, भले ही उससे कुछ फ़र्क ना पड़ता हो। फिर एक ऑप्शन दिया राइटर ने चाइना के पास, वो है कि आप एंगेज करो यूएस से विथ अदर टैरिफ्स विथ अदर यूएस टैरिफ टारगेट सॉरी एंगेजिंग विथ अदर यूएस टैरिफ टारगेट्स। तो चाइना फिगर करता है बट चाइना फिगर्स हाई ऑन यूएस टैरिफ एक्शन लिस्ट, राइट? चाइना मुझे लगता है अगर ये लिस्ट बना रहा हूँ मैं यूएस की, तो नंबर 1 पे चाइना आता है टैरिफ में कि इसके ऊपर सबसे ज़्यादा टैरिफ लगाना है। कुछ कंट्रीज़ जो हैं वो बहुत बड़े सोर्सेज़ हैं इम्पोर्ट्स के फॉर यूएस। जैसे जिनके साथ इनका लार्ज बायलैटरल ट्रेड डेफिसिट है, जैसे कि मेक्सिको, वियतनाम, थाईलैंड, इंडिया, मलेशिया एंड दे आर आल्सो लाइकली टू बी कन्फ्रंटेड। यहाँ पे इन्हें भी कन्फ्रंट किया जाएगा ट्रेड एक्शन से। इंडिया का नाम लिया है ना हाल ही के कॉन्टेक्स्ट में डोनाल्ड ट्रम्प ने कि हार्ले डेविडसन की बाइक्स पे इंडिया 150% टैक्स लगा दे रहा है, ठीक है? तो इंडिया का नाम भी ऑफ कोर्स यहाँ पे रहेगा। तो चाइना बहुत ही क्लोज़ली वॉच करने वाला है टैरिफ्स को जो इम्पोज़ किए जाएँगे इन कंट्रीज़ पे और उनके रिस्पॉन्सेज़ को कि ये क्या रिस्पॉन्ड करते हैं और क्या डील्स है जो यूएस इनके साथ साइन करने को तैयार है कि ये ऐसे टैरिफ्स ना लगाए। तो अगर आप चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट को रिलोकेट करना चाहते हैं एक्सपोर्ट करने के लिए यूएस में, एक कंट्री से दूसरी कंट्री शिफ्ट करना चाहते हैं, देन मोर टैरिफ ऑन साउथ एशियन इकोनॉमीज़ वियतनाम, थाईलैंड एंड मलेशिया कैन इनवाइट कॉम्प्लिकेशंस। तो आप दूसरी अब दे चाइना क्या सोच रहा है कि देखो, मेरे ऊपर टैरिफ है ना, मैं मलेशिया शिफ्ट कर लेता हूँ प्रोडक्शन को और मलेशिया से एक्सपोर्ट करूँगा यूएस को, सेम चीज़, सेम दाम पे, फ़ायदा भी मेरा ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, अगर यूएस ने यहाँ पे वियतनाम, थाईलैंड और साउथ एशियन इकोनॉमीज़ पे भी टैक्स लगा दिया, तो मैं कहूँगा कि काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है फिर चाइना के लिए, क्योंकि उन्होंने सोच समझ के उन्हें शिफ्ट करना होगा अपने कंपनीज़ को कि किस कंट्री में हमें अपना मैन्युफैक्चरिंग सेटअप करना चाहिए कि हम यूएस मार्केट को एक्सेस कर पाएँ। सेम टाइम में आप देखें कि चाइना जो है फोकस करेगा एफर्ट्स पे टू डीपन इकोनॉमिक एंड ट्रेड लिंक्स विद अदर मार्केट्स, दूसरे मार्केट के साथ इंप्रूव करने की कोशिश करेगा, जैसे ब्रिक्स नेशन हो गए इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, वियतनाम, जो पार्टनर्स बन गए हैं ब्रिक्स के, विद मलेशिया हैविंग अप्लाइड फॉर फुल मेंबरशिप। मलेशिया ने तो ब्रिक्स के फुल मेंबरशिप के लिए भी अप्लाई किया है। तो यूएस टैरिफ्स जो हैं, अगर ये ज़्यादा बढ़ेंगे इन कंट्रीज़ पे, तो इसकी वजह से स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक रैशनल क्रिएट होगा दूसरी कंट्रीज़ में कि देखो भैया यूएस तो ये काम करना नहीं चाह रहा है, हम लोग सब इससे परेशान हैं, तो हम एक ग्रुप बना लें। एंड फिर है एक ऑप्शन है चाइना के पास, परस्यू इन्वेस्टमेंट डील विद यूएस। तो सबसे ईज़ी ऑप्शन है फॉर चाइना, वो जो यूएस का अगर मार्केट ही एक्सेस करना चाहता है, वो ये है कि उसे अलाउ किया जाए टू इन्वेस्ट इन यूएस। जो टैरिफ जंपिंग रूट है इन्वेस्टमेंट्स का, जो एक प्राइस के साथ आता है, राइट? एंड रिस्ट्रिक्शंस होंगे कि आप जो सामान यहाँ बना रहे हो, वो आप तुरंत ऐसा नहीं कि चाइना में एक्सपोर्ट कर दो। एंड काफ़ी नेगेटिव लिस्ट भी रहेंगे इन्वेस्टमेंट्स के लिए। ऑफ कोर्स यूएस ये नहीं चाहेगा कि अब आपको लगता है कि यूएस कभी चाइना को उनकी डिफेंस कंपनी में इन्वेस्ट करने देगा? नहीं। सेमीकंडक्टर कंपनीज़ में इन्वेस्ट करने देगा? नहीं देगा, राइट? तो काफ़ी सारे रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पर भी हमें नज़र आएँगे। तो नॉटविथस्टैंडिंग दीज़ कॉस्ट, चाइना फिर भी हो सकता है कि ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के साथ एक डील साइन कर ले, जहाँ पे वो कहे कि आपको तो प्रोडक्शन से मतलब है ना, आप चाहते हो कि मेक इन यूएसए हो, मेड इन यूएसए प्रोडक्ट्स बने। ठीक है, हम शिफ्ट कर रहे हैं, हमारा अच्छा खासा प्रोडक्शन है, हम शिफ्ट कर लेंगे यूएस। आप हमारे साथ डील साइन कर लो कि आप जो बाकी जो ये टैरिफ्स हैं और ये आप धमकियाँ दे रहे हो, ये आप सारे एलिमिनेट कर दोगे और हम इतना परसेंट, इतने बिलियन डॉलर्स का जो हम एक्सपोर्ट करते हैं, वो हम शिफ्ट कर लेंगे यूएस में। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, अगर आप ऐसी वीडियोज़ को रोज़ देखना चाहते हैं तो। आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद।